नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक त्रिवेदी। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जो है वो भी शुरू हो चुकी है। एलजेपी बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। जेपी नड्डा और चिराग पासवान के बीच मुलाकात हुई है और एलजेपी ने जो फॉर्मूला दिया है उसमें उसने मांग की है कि उन्हें बिहार में 42 सीटें विधानसभा चुनाव में दी जाए। तो ये तो है फॉर्मूला नंबर 1, लेकिन फॉर्मूला नंबर 2 की अगर बात करें तो 32 विधानसभा सीटें, 2 एमएलसी, यूपी से 1 राज्यसभा सीट और बीजेपी जो पेशकश कर रही है वो है 27 विधानसभा की सीटों की और 2 एमएलसी सीट की। तो बात किस पर बन सकती है? अखिलेश शर्मा हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, यहाँ पर जेपी नड्डा से चिराग पासवान मिले हैं और यहाँ पर 42 सीटों बनाम 27 सीटों की बात हो रही है। क्या लग रहा है, कुछ बात बनती हुई दिख रही है? अगर है तो फिर कितनी सीटों पर बात बनेगी? देखिए, अगर बात बनेगी जया तो मुझे लगता है इसी बीच में बनेगी 25 से 30 सीटों के बीच में, क्योंकि इससे ज्यादा सीटें बीजेपी दे भी नहीं सकती है। हमने देखा कि 2005-2010 में जब भी बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर के लड़ी है तो बीजेपी तकरीबन 100 सीटों पर चुनाव उसने लड़ा है। इस बार भी मुझे लगता है वैसा ही होगा। हालांकि बीजेपी के कुछ सांसद ये कहते हैं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जेडीयू बीजेपी ने बराबर की लोकसभा सीटें लड़ी थी, तो इस लिहाज से विधानसभा में भी बराबरी की सीटें होनी चाहिए। जेडीयू एक बार उसके लिए तैयार हो भी सकती है, लेकिन जेडीयू ये कहेगी कि अगर आपको एलजेपी को साथ में रखना है इस गठबंधन में तो आप अपने कोटे से ही सीटें दीजिए। और ये बात जेडीयू कई बार कह चुके हैं। केसी त्यागी हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा था कि एलजेपी के साथ जेडीयू का कभी गठबंधन नहीं रहा है। तो जो गठबंधन एलजेपी का है वो बीजेपी के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी और एलजेपी को मिलकर के ये सुलझाना है। पिछली बार जब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी 2015 में जेडीयू से अलग होकर के, तो पासवान साथ में थे, तब 42 सीटें उनको दी गई थी, लेकिन केवल 2 सीटें ही उनकी पार्टी जीत पाई थी। वो पुराने फार्मूले को ही दोहराना चाहते हैं चिराग पासवान, लेकिन बीजेपी जाहिर सी बात है कि 42 सीटें नहीं दे सकती, क्योंकि खुद उसको 125 से 130 के बीच में सीटें मिलने जा रही है, तो उतनी सीटें वो एलजेपी को दे पाएगी। दूसरी बात यह है कि एलजेपी ये कहती है कि अगर आप 42 सीटें नहीं देना चाहते हैं तो 32 सीटें दे दीजिए, 2 एमएलसी सीटें दे दीजिए जो नॉमिनेशन होगा गवर्नर की ओर से, और एक राज्यसभा की सीट यूपी की दे दीजिए जो अभी हाल में ही चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी दूसरी ओर कह रही है कि 25 से 27 सीटें हम दे सकते हैं, 2 एमएलसी की सीटें भी हम आपको दे सकते हैं। तो इस तरह की जो है मोल भाव चल रहा है बीजेपी और एलजेपी के बीच में। मुझे लगता है कि बात बन जानी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान भी ये जानते हैं कि जो उनकी पार्टी की पहचान है वो उनके अपने पिताजी की वजह से है, लेकिन इस बार वो सक्रिय नहीं है, वो बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, तो ऐसे में पूरा दारोमदार उनके ही कंधों पर होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर कहीं ऊंच नीच होती है तो इसका दोष भी उन्हीं के ऊपर जाएगा। तो वो मोल भाव कर रहे हैं। ये पुरानी स्टाइल है, जो सीनियर पासवान है वो भी यही करते आए थे, चिराग पासवान भी वही कर रहे हैं। इसीलिए एक पोस्चरिंग भी की गई है कि अगर बात नहीं बनती है तो हम अलग हो सकते हैं एनडीए से। 143 सीटों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया जिस पर कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, तो यह बात वो बार बार कह रहे हैं। एक दूसरा जो गंभीर विषय है वो ये है कि लगातार वो पत्र लिख रहे हैं पीएम मोदी को, गृहमंत्री अमित शाह को, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, और इन पत्रों की जो भाषा है वो नीतीश कुमार को बिल्कुल रास नहीं आएगी। नीतीश कुमार कह सकते हैं कभी आगे जाकर के कि ये एक तरह से हमारी लायबिलिटी है और इतना बिटरनेस गठबंधन के अंदर होना ठीक नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश ने एक तस्वीर पूरी रख दी है कि किस तरह से बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू जो है उनके बीच में खींचतान चल रही है। जहां एलजेपी जो है वो बीजेपी से सीटें खींचना चाह रही है, वहीं जेडीयू को लेकर जो एलजेपी का रवैया रहा है उससे नीतीश कुमार खुश नहीं है और नाराज नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एम्स का जो पैनल बना था वो उसने सीबीआई टीम को निर्णायक रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। सीबीआई टीम के साथ एक लंबी बैठक के बाद एम्स पैनल ने रिपोर्ट सौंपी है। सीबीआई 40 दिन की अपनी जांच का एम्स रिपोर्ट की जो रिपोर्ट मिली है उससे मिलान करेगी। और आपको ये भी बता दें कि सीबीआई की अपील पर ही एम्स पैनल का ये गठन किया गया था, जिसमें कि ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट को देखने के बाद ये जो है रिपोर्ट तैयार की गई है। और इधर इस मामले में जो ड्रग्स का एंगल है उस मामले में गिरफ्तार हो चुकी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। उन्हें 9 सितंबर को ड्रग्स लेने और उसकी खरीद फरोख्त के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों भाई बहन फिलहाल 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में है। इसके पहले 2 निचली अदालतों ने रिया और शौविक चक्रवर्ती समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि जांच के इस मोड़ पर इनको जमानत नहीं दी जा सकती, इससे केस प्रभावित हो सकता है।
आपको बता दें कि जमानत की इस याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से उस दिन कोर्ट की छुट्टी करनी पड़ी थी क्योंकि मुंबई की हालत ठीक नहीं थी। रिया और शौविक के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत के सहयोगी सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और ड्रग पेडलर अब्दुल बासित परिहार की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। और याचिका में रिया चक्रवर्ती ने क्या दलील दी है अपनी जमानत के लिए, वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं, एनसीबी जानबूझकर मुझे फंसा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत जो है वो ड्रग्स लेते थे और ड्रग्स लेने के लिए वो अपने करीबियों का, अपने आसपास जो लोग थे उनका इस्तेमाल कर रहे थे, और अगर वो जीवित होते तो ये केस उन पर होता, मुझ पर नहीं। इस तरह के कई बातें कहकर उन्होंने जमानत की अपील की है। तो यहाँ पर जो दलील और दी गई है, रिया की तरफ से ये कहा गया है कि परिवार पर झूठे और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक साथ पुलिस और सीबीआई का वो सामना कर रही हैं। जांच के साथ मीडिया ट्रायल भी उनके साथ किया जा रहा है। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गैंगरेप और मारपीट की शिकार लड़की की मौत हो गई है। पीड़िता की मौत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई है। कल काफी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद पीड़िता को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से दिल्ली लाया गया था। यहां पर ये बता दें कि अनुसूचित जाति की इस लड़की के साथ 24 सितंबर को हैवानियत बरती गई थी और जो चारों आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है। यहां तक कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, जीभ काट दी गई थी। हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, बेहद दुखद खबर आ रही है, हाथरस की जो पीड़िता है उसकी मौत हो गई है। क्या कुछ हुआ था कमाल, इस बारे में बताएं, और किस तरह से प्रशासन और सरकार का अब तक क्या रवैया रहा है, क्योंकि महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और ये मामला भी उसमें से एक था। हाँ, देखिए, ऐसा है कि 14 सितंबर को ये जो लड़की है 19-20 साल इसकी उम्र है, अपनी माँ के साथ ये खेत में कहीं घास काट रही थी। माँ को सुनाई कम पड़ता है और माँ घास काटते हुए थोड़े आगे निकल गई थी, लड़की थोड़े पीछे तरफ थी। इन लोगों का कहना है कि कुछ लोग आए, 4 लोग आए। ये लोग अनुसूचित जाति के हैं, वो ऊंची जाति के लोग हैं और उनसे कुछ गांव में रंजिश चल रही है। अनुसूचित जाति के लोगों के सिर्फ 3 घर हैं, बाकी बड़ी जाति के लोगों के वहां पे घर हैं। तो उन्होंने इसका दुपट्टे से ही इसकी गर्दन दबाई और इसको खींच करके ले गए। बाद में लड़की वहां पे, उसके जिस्म पे कपड़े नहीं थे और बहुत चोट लगी हुई थी, बुरी हालत में वो पड़ी हुई थी। और लड़की को जब थोड़ा होश आया तो उसने एक नाम बताया था, पुलिस ने उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जब उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो उसने बताया कि 4 लोगों के नाम बताए और बताया कि उन्होंने इसके साथ गैंगरेप किया है और उसके बाद इसको मारा पीटा है। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी जो गर्दन तक आती है वो टूट गई थी। मल्टीपल फ्रैक्चर थे उसके जिस्म में, उसको सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही थी और बहुत बुरी हालत थी वहां पे। तो हाथरस से उसको अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भेजा गया था और वहां हालत बिगड़ने पे इसको कल वेंटिलेटर के साथ सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां 5 बजे उसकी मौत हो गई है। जी, बहुत दर्दनाक ये घटना है। कमाल, यहाँ पर क्या ऐसा भी था कि जो पीड़ित परिवार है उसको किसी तरह की धमकियां दी जा रही थी? उनका पहले से झगड़ा था, कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी और उसी सिलसिले में ये 4 लोग जो थे उन्होंने उसके साथ रेप किया और उसको मारा। पुलिस ने उन 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उनके ऊपर पहले अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में मुकदमे कायम हुए थे, जो मुकदमे अब ऑटोमेटिकली उसकी मौत होने के बाद वो हत्या के मुकदमे में तब्दील हो जाएंगे। जी कमाल, लेकिन सवाल कई उठते हैं, ये इस तरह की घटनाएं कोई पहली नहीं है और हमारे देश के किसी एक राज्य में नहीं हो रहा है ऐसा। बार बार ये सवाल उठते हैं कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। कई कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके ये जो घटनाएं हैं ये बेहद आहत करती हैं हम सबको, आपको भी। आप जब इस तरह की खबरें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर इस अगर पर्टिकुलर मामले की बात की जाए तो यहाँ पर भी पुलिस के रवैये पर सवाल उठे थे, क्योंकि परिजनों का कहना था कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई नहीं की थी। दरअसल पुलिस का ये कहना है कि पहले जो 14 तारीख को लड़की की मां ने बयान दिया था वो एक शख्स के बारे में कहा था कि उसने मारा, उन्होंने रेप का आरोप नहीं लगाया था।
लड़की के भाई ने भी जो बयान दिया था 14 तारीख को, वो एक शख्स के बारे में कहा था मारा। अब चूंकि ये लोग मौके पे थे नहीं और लड़की की हालत ऐसी नहीं थी कि वो बोल पाए, लड़की ने भी शुरू में जो थोड़ा बहुत बोल पाई थी, एक लड़के का नाम लिया था। जब बाद में उसको थोड़ा होश आया है, उसने 4 लोगों का नाम लिया और गैंगरेप बताया है। तो जिस दिन लड़की ने गैंगरेप की बात कही है, उसके बाद वो 4 लोग नामजद करके अरेस्ट किए गए हैं, क्योंकि शुरू में घर वालों को भी पता नहीं था कि दरअसल हुआ क्या है। तो उन्होंने सिर्फ एक शख्स का नाम लिया था कि उन्होंने मारा है, उनसे रंजिश चल रही है। तो एक शख्स गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने 4 को गिरफ्तार करके भेजा है। जब लड़की ने होश आने के बाद 4 लोगों का नाम लिया है और बताया है कि उन्होंने रेप किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल खान इस पूरी जानकारी के लिए। तो 14 सितंबर की एक घटना है जब नाबालिग लड़की अनुसूचित जाति की, उसके साथ ये रेप हुआ। तब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में क्योंकि रेफर किया गया था, वहां इलाज चल रहा था। अब जो है सुबह 5 बजे, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कमाल खान, उस लड़की की मौत हो गई है। जो 4 आरोपी हैं गिरफ्तार, जो धाराएं पहले लगी थी अब वो हत्या की धाराओं में तब्दील हो जाएगी। तो वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज का, यानी वो 5 खबरें जो आज अहम साबित हो सकती हैं। उन 5 खबरों में से आपको जो खबर देखनी है, विस्तार से जिस खबर के बारे में जानना है, आप जा सकते हैं हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर, और वहां पर हम एक पोल पब्लिश करते हैं इन 5 खबरों का। वहां पर जाकर आप जिस खबर को देखना चाहते हैं उसके लिए वोट करें और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। जिस खबर पर सबसे ज्यादा वोट आएंगे, हम उस खबर को और ज्यादा विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे एक पूरा विशेष कार्यक्रम करके। तो पहली खबर हमारी इस टॉप न्यूज में है, क्या अब पासवान छोड़ेंगे बीजेपी का साथ? एक पत्र लिखा गया है, 3 पत्र लिखे गए हैं मोदी जी को, गृह मंत्री को, जेपी नड्डा को, और फॉर्मूला डिस्कस किया गया है। लेकिन अभी सहमति बनी है नहीं बनी है ये देखना होगा। गेंद अब पासवान पार्टी के पाले में है। दूसरी खबर, पंजाब में 2 अक्टूबर तक पटरी पर किसान। तीसरी खबर, हरियाणा बॉर्डर पर रोके गए उत्तर प्रदेश के किसान। चौथी खबर, सामने आएगा सुशांत की मौत का सच, एम्स ने दी रिपोर्ट। और अंतिम खबर, क्रिकेट से कल सुपर ओवर मुकाबले में बेंगलोर ने मुंबई से मैच छीना। दूसरा टाई मुकाबला हुआ और सुपर ओवर तक गई बात, वहां पर नवदीप सैनी बने हीरो। जिस खबर को इन 5 में से आप देखना चाहते हैं विस्तार से, उसके लिए वोट करें, हम तक अपनी राय पहुंचाएं और हम उस खबर को और ज्यादा बेहतर तरीके से, विस्तार से, डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। वोट करने के लिए आप जा सकते हैं हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। एक पोल पब्लिश हुआ है वहां पर, जैसा आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनमें से किसी एक खबर के लिए आप अपने वोट कीजिए और हम तक अपनी राय पहुंचाइए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।